जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि वाइडली मेजर होता है कि किसी भी नेशन के इकोनॉमी के साइज को पता करने में। ठीक है, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। GDP takes the purchase of newly produced goods and services for a particular period into account, है ना। जो भी न्यूली प्रोड्यूस्ड हो गए गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो जीडीपी में कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वैल्यू एडिशन इज ड्यू टू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो, एक कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, नागरिक हो चाहे नागरिक ना हो, उस कंट्री का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री की बॉर्डर के अंदर, वो सारे के सारे जीडीपी में कैलकुलेट होंगे। एक मेन डिफरेंस जीएनपी और जीडीपी में यही है कि जीडीपी में निवासियों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, चाहे वो कोई भी देश के हों या विदेशी लोग हों। और जीएनपी में नागरिकों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, देश में हो या देश के बाहर से हो, जो भी इनकम जनरेट हो रहा है वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब जीएनपी में 2 मेथड्स हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड इनकम अप्रोच। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में जीडीपी इज इक्वल टू C + I + G + X - M। ठीक है, तो जीडीपी को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सी होता है कंजप्शन स्पेंडिंग, जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जितना भी खर्च आ रहा है, मतलब खपत हो रहा है, उसमें जो भी खर्च आ रहा है उसे सी के तौर पे देखा गया है। देन आई है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग बिजनेस में करते हैं, जैसे कैपिटल इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज हो गया, मशीन्स हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये सारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में आ गए। गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग कुछ खरीदेंगे, है ना। एक्सपोर्ट और माइनस इम्पोर्ट, आवक एंड जावक। ठीक है, तो ये सारे जब हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। क्लियर है। और इनकम अप्रोच में जैसे कि 3 फैक्टर्स है उसमें कैलकुलेशन के, जैसे नेशनल इनकम हो गया, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी हो गया, प्लस कैपिटल कंजप्शन अलाउंस हो गया। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जीडीपी। पहले नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को और क्या कहा जाता है? नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल वैल्यू एट करंट मार्केट प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें उस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। करंट मार्केट प्राइस मतलब कि जो भी अभी रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कि अभी सोने की कीमत मान लो जो 69,000 है, तो वो करंट मार्केट प्राइस है। उसी में ही बाकी गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी वैल्यू होगा वो नॉमिनल जीडीपी में कहलाएगा। और नॉमिनल जीडीपी में कौन से फैक्टर्स इंक्लूड रहते हैं? इन्फ्लेशन, प्राइस चेंजेस, चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, ये सब कैलकुलेट होता है जीडीपी में। ठीक है, फिर रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम वो सारे वैल्यूज को लेंगे जिसमें इन्फ्लेशन को देखते हुए हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इन्फ्लेशन मतलब होता है, जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल देकर के आपको इन्फ्लेशन समझाती हूँ। जैसे कि पहले के जमाने में 1 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, 1 रुपए में बहुत सारे सामान आ जाया करते थे। लेकिन आज के डेट में 1 रुपए में सिर्फ एक टॉफी ही आती है। तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया? यहाँ पे 100% बढ़ गया। ठीक है, 1 पैसे में जो टॉफी आती थी वो आज के डेट में उसका 1 रुपए में 1 टॉफी आती है। यानी 1 रुपए में पहले 100 टॉफी आ जाती थी, वो आज की डेट में 1 ही आती है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया? 100%। ठीक है, तो इसे इन्फ्लेशन देखते हुए जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देखते हैं तो उसे रियल जीडीपी कहलाते हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी। देखो, इम्पोर्टेंस तो यही है कि इकोनॉमिस्ट इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज करता है।
ठीक है। जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में विद इन फाइनेंशियल ईयर, ये कैलकुलेट होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक स्टार्ट होता है? मार्च टू मार्च, है ना, मार्च के एंड से लेकर के दूसरे साल के मार्च के एंड तक, यही फाइनेंशियल ईयर है हमारा। तो मेजर फैक्टर यही है कि हम लोग इकोनॉमी के डेवलपमेंट कितना हुआ ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और पैरामीटर, इम्पोर्टेंट पैरामीटर देख सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है या बेकार है, इससे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। फिर लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, ठीक है। जीडीपी डज नॉट इंक्लूड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। जीडीपी में नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं इंक्लूड होते हैं। मतलब नॉन मार्केट मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि मार्केट में नहीं हो रहा है, वो चीजें आप जीडीपी में नहीं इंक्लूड करोगे। इट फेल्स टू इंडिकेट वेदर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन इज सस्टेनेबल। ये बताने में असमर्थ है कि जो भी नेशन का ग्रोथ हो रहा है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, वो स्थिर है या नहीं है, ठीक है। इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट that may arise due to externalities from the production or consumption of the output। ये भी बताने में कि ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट के प्रभाव क्या पड़ रहा है, जिससे जो भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रहा है आउटपुट के थ्रू, वो इस पे अफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये बताने में ये चीज फेल है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। तो जीडीपी एंड जीएनपी का डिफरेंस मैंने सबसे पहला डिफरेंस यही बताया है कि एक जीडीपी का एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर के तहत जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना जीडीपी में आता है। और जीएनपी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जिसमें सिटीजन जो रहते हैं ज्योग्राफिकल लिमिट के अलावा बाहर से भी वो अगर एक कंट्री में लेके आ रहा है फाइनेंशियल ईयर के तहत, तो वो कैलकुलेट कराता है जीएनपी में। व्हाट डज इट मेजर? तो जीडीपी में मेजर होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन और यहाँ पे जीएनपी में नेशनल प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है। फिर एम्फेसिस किस पे पड़ता है? तो प्रभाव, एम्फेसिस मतलब प्रभाव। तो इट एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन दैट इज ऑब्टेन डोमेस्टिकली। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है डोमेस्टिकली, है ना, डोमेस्टिक ही कहेंगे, एक विद इन द कंट्री हो रहा है मतलब डोमेस्टिक है वो, तो वो डोमेस्टिकली एम्फेसाइज कर रहा है प्रोडक्शन को। और यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंट नेशंस इसमें आ जाते हैं, क्योंकि आपका कमाई अगर दूसरे नेशन से भी हो रहा है तो भी आपका इसमें अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स में हम लोग देखेंगे कि कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और जीएनपी में जो भी रेसिडेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि निवासियों द्वारा अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर वो कहलाता है जीडीपी, और नागरिकों द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो कहलाता है जीएनपी, ठीक है। फिर सेल्स ऑपरेशन कैसा होता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज स्केल में लोकल स्केल में होता है ना। लोकल मतलब कि लोकल सामान खरीदी बिक्री चलता है। और जीएनपी में इंटरनेशनल स्केल में होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब क्या क्या इसमें नहीं आता है, तो जीडीपी में वो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगे जो कि कंट्री से बाहर की ओर है ना। और गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फॉरेनर से भी हम लोग कमा रहे हैं, वो अगर कंट्री में लेके आ रहे हैं तो वो जीएनपी में इंक्लूड होगा। लेकिन ऐसे फॉरेनर्स जो यहाँ पे रह करके अपने देश ले जा रहे हैं, वो इनकम को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर है? एक्सक्लूड मतलब हटा देंगे। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मैंने आप लोग को सिंपल मीनिंग में बताया था। इन्फ्लेशन एज पर द इकोनॉमी आपका वैल्यू का बढ़ोतरी होना परसेंट वाइज, ठीक है। आपको जस्ट मैंने बताया, एक एग्जांपल लेकर के ही समझा रही हूँ आपको। इन्फ्लेशन मतलब ये होता है आपका परचेसिंग
परचेजिंग पावर पहले के ज़माने में सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। पहले 3000 में महीना मिलता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस तरीके के ही अमाउंट कमाते थे। पहले 500 रुपए में एकड़ जमीन मिल जाया करती थी। आज की डेट में 500 रुपए में आपको एक स्क्वायर फीट मिलना मुश्किल हो जाता है, अच्छे जगह लोगे तो, है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट के उस हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 रुपए की वैल्यू पहले जो थी, वो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, उसमें जो भी वैल्यू निकल रही है, कितने % से बढ़ा है उसकी वैल्यू है, घटा है, वो चीज आपका इन्फ्लेशन रेट कहलाती है, ठीक है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो प्राइस लेवल इंक्रीज बट फॉर अ कंपनी टू रन हेल्दी वेजेस शुड ऑल्सो राइज। इन्फ्लेशन मतलब कि इकोनॉमी का फ्लरिश होना। आरबीआई जो ये रहता है वो कंसिडर करता है इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन रेट है 4 to 5%। आप जब भी अपना कोई भी कार्य करते हो पहले इन्फ्लेशन देख करके ही कार्य करते हो। अगर आप जमीन ले रहे हो तो आज की डेट में जितने में जमीन ले रहे हो, अगर आप उसको 2-4 साल में बेचोगे तो उसकी रेट बढ़ गई रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट की वजह से है, ठीक है। तो स्लो इन्फ्लेशन एड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इन्फ्लेशन रेट अगर कम होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से फुलफिल होगा। जैसे कि आज के डेट में अगर मान लो आपको 1000 स्क्वायर फीट में जमीन मिल जा रही है और कल की डेट में भी वही 1000 स्क्वायर फीट में जमीन मिल जा रही है, तो आपका स्लो ग्रोथ है, जिसकी वजह से स्लो इन्फ्लेशन है, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा करेगा। बेटर देन डिफ्लेशन एज इट डज नॉट लीड टू रिसेशन। मतलब कि डिफ्लेशन से बेटर है इन्फ्लेशन, क्योंकि इसमें रिसेशन नहीं होता है। रिसेशन मतलब कि मंदी, है ना। अलाउ एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस, ये इसमें आप प्राइसेस का एडजस्टमेंट अलाउ करते हैं। हेल्प इन एडजस्टमेंट इन रियल वेजेस, रियल वेजेस एडजस्टमेंट करने में मदद मिलती है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये होगा कि इसमें अनसर्टेनिटी होगी, मतलब हम लोग इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और लोअर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैन लीड टू द लोअर ग्रोथ एंड इनस्टेबिलिटी। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ तो हमारा जो ग्रोथ होगा वो कम होगा और इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब स्टेबल नहीं होगा ग्रोथ, ठीक है। फिर रिड्यूस इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, यहाँ पे इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस की कमी आएगी। डिस्टॉर्ट इन द प्लानिंग प्रोसेस, जो भी प्लानिंग प्रोसेस करके रखे होंगे उसमें बाधाएं आएंगी। मे ऑल्सो गिव राइज टू स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें सही ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, जिसमें हम लोग को भ्रमित रहेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। may result in a declining in the value of savings। यहाँ पे सेविंग के जो करते हैं उसमें कमी आएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा। इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ गया तो वैसे ही तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे, तो सेविंग में कमी आ जाएगी। और इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल में क्या होगा, टेक प्लेस। टोटल डिमांड इज ग्रोइंग इन एट एन अनसस्टेनेबल रेट लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रेशर और स्केर्स रिसोर्सेज एंड अ पॉजिटिव आउटपुट गैप, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी टोटल डिमांड है ना, वो अनसस्टेनेबल रेट में बढ़ रहा है और विथ प्रेशर और इसके स्केर्स रिसोर्स के भी डिमांड बढ़ रही है, तो एक पॉजिटिव आउटपुट गैप आ जाता है जिसको डिमांड पुल कहा जाता है, ठीक है। और इस सिचुएशन को टू मच परचेजिंग पावर चेजिंग टू फ्यू गुड्स ऐसा भी कहा जाता है। मतलब कि देखो क्या होता है, मार्केट में बहुत कम सामान है और डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन्फ्लेशन यही चीज होती है कि मार्केट में डिमांड तो है रही है लेकिन उसके लिए उतना सामान है नहीं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, डिक्लाइनिंग एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्रीज करेंसी, कंट्री के करेंसी जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है, इसलिए होता है। फिर हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो भी गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्पेंड कर रहा है, मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो एक्स्ट्रा डिमांड हो रहा है। लोअर टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया जाता है, तो इसलिए डिस्पोजेबल इनकम जो रहेगा वो डिमांड इंक्रीज कर रहा है।
फिर लूज मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में कमी आ रही है। सेंट्रल बैंक जो रहते हैं वो ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आजकल हर कोई अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना चाहता है, हर कोई के पास अपना कार होना चाहता है, तो कोई आईफोन लेना चाहता है, तो लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से भी ये डिमांड पुल बढ़ता है। ठीक है। देन कॉस्ट पुश में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो यूज हो रहा है, जो भी गुड मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसे प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ताकि प्रॉफिट बना रहे। ठीक है। तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि कुछ फैक्टर की वजह से, जैसे कि वेजेस हो गया, इंपोर्ट्स हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सारे चीजों की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या क्या है, तो पहले तो डिक्लाइन इन एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्रीज करेंसी। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किया है, मतलब आवक है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, कंपोनेंट हो गया, फिनिश्ड गुड हो गया है, ये सारे के प्राइस क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, इसलिए ये कॉस्ट पुल हो रहा है। ठीक है। फिर हायर टैक्स रेट, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस रेट हो रहा है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इंक्रीज इन फाइनल गुड्स है ना, फाइनल गुड्स में वो इंक्रीज हो रहा है, और टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं हर प्रोडक्ट में। ठीक है। इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, अब क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लो होते जा रही है, स्किल्ड वर्कर बहुत कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका क्या करना पड़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ाना पड़ रहा है। कंपोनेंट कॉस्ट, जैसे कि कॉस्ट पुल, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, उनका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, एंड दूसरे कंपोनेंट्स है उसके थ्रू कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है। जनरली ये क्यों होता है, क्योंकि कमोडिटी की प्राइस जो है और ये बढ़ रही है, जैसे कि ऑयल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब चीजें क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गया, ये सारे में कंपोनेंट्स कॉस्ट के अफेक्ट कर रहा है कॉस्ट पुल को। ठीक है। फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, देखो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में ये होगा कि वो इन्वेस्टर्स का जो रेट रहेगा वो इंक्रीज कर रहा है, और वो क्या करेंगे, मनी बाय करेंगे फ्रॉम द बैंक। इवेंचुअली ये क्या होगा, इंक्रीज इन कॉस्ट फॉर द फर्म, दस कॉजिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है। फिर हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि जब एक्सेस में हो जाए, 50% से भी ज्यादा हो जाए, तो ओवर अ टाइम तो ये हाइपर इन्फ्लेशन में आता है। ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन किस किस की वजह से होता है, एक्सेसिव मनी सप्लाई की वजह से होता है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर जीडीपी में जो भी ऐड होगा वो इंक्रीज्ड वे में होगा, और इससे क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग सिंपल वर्ड में भी समझ सकते हैं। होलसेल है मतलब कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी ही होलसेल में खरीदेगा। ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है, तो दो कॉरपोरेशन के बीच में हो रहा है। जनरली WPI उसी पे ही फोकस करता है। तो WPI का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि जो भी डिमांड एंड सप्लाई है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज में, वो डायरेक्ट मॉनिटर किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ WPI, इम्पोर्टेंस क्या है, तो डायनेमिक वर्ल्ड में प्राइस डू नॉट रिमेन से कांस्टेंट। हाँ, अभी डायनेमिक वर्ल्ड है, हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए जो भी प्राइस है उस कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है। वो बदलते रहता है, डायनेमिक वर्ल्ड है। आज आप जिस रेट में कोई सामान खरीद रहे हो, कल की डेट में वो या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है। तो WPI के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया जा सकता है ऑन द मूवमेंट ऑफ WPI के थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। एज WPI कैप्चर्स प्राइस मूवमेंट इन अ मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव वे, इट इज वाइडली यूज्ड बाय गवर्नमेंट, बैंक, इंडस्ट्री एंड बिजनेस साइकिल। क्योंकि WPI प्राइस मूवमेंट पे चलता है, इसलिए इसको जनरली कौन यूज करता है, गवर्नमेंट,
बैंक, इंडस्ट्री और बिजनेस सर्कल्स यूज करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी चेंजेस आर ऑफन लिंक्ड विद WPI मूवमेंट। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज जो होती है वो किससे लिंक्ड होते हैं? WPI मूवमेंट से, ठीक है। फिर सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ WPI सर्व्स एज एन इन्फ्लुएंशियल डिटर्मिनेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेड, फिस्कल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर WPI indices are also used for the purpose of escalation clauses in the supply of raw material, machinery, construction work। मतलब कि WPI से और क्या इंडिकेशन मिल जाती है कि पर्पस क्या है हमारे एस्केलेशन क्लॉजेस का, जैसे कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ठीक है। WPI यूज्ड फॉर डिफ्लेटर, डिफ्लेटर के लिए यूज होता है, जैसे कि नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें GDP भी आ जाता है ना। CPI मतलब कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब इसमें हम क्या मेजर करते हैं? प्राइस लेवल। किसका प्राइस लेवल? जो कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज जो कि घर तक पहुंचता है, ठीक है, उसको हम लोग CPI के थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग चेंजेस इन प्राइस लेवल एट द कस्टमर लेवल के तक हम लोग CPI को मेजर करते हैं। देखो ये WPI से टोटली डिफरेंट है। WPI और CPI में क्या था? WPI में आप होलसेल में देख रहे थे और CPI में कस्टमर लेवल तक देख रहे हो, ठीक है। फिर हाउ CPI कैलकुलेटेड, तो कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन अ गिवन ईयर, जो भी मार्केट बास्केट का एक साल में जो भी कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन बेस ईयर, पिछले साल के कॉस्ट मार्केट के बेस ईयर से डिवाइड करेंगे इंटू 100, मतलब कि बेस ईयर मतलब पिछले साल, ठीक है, पुराना जो चला गया, उससे हम डिवाइड करेंगे करंट ईयर को इंटू 100, तो हमारा CPI निकल जाएगा, ठीक है। अब WPI और CPI में डिफरेंस क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करते हैं एवरेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एट अ होलसेल लेवल पे जो भी प्राइस चेंजेस आ रही है उसको देखेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो चेंजेस देखेंगे जो कि कंज्यूमर लेवल पे आ रही है, ठीक है, कंज्यूमर से हाउस होल्ड लेवल तक आ रही है। पब्लिश्ड कौन करता है इसको? ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर WPI को, और CPI को सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, यहाँ से पब्लिश होता है। स्टेज इन्वॉल्व, तो WPI में इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, और CPI में भी फाइनल एंड लास्ट स्टेज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्कोप क्या है? तो WPI में स्कोप ये है कि सिर्फ वो गुड्स को कवर करता है, और CPI में ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एरिया ऑफ फोकसेस, अब WPI जो रहता है वो फोकस करता है ओनली होलसेल गुड्स पे फोकस करता है और होलसेलर और बिजनेसेस पे फोकस करता है, जबकि CPI फोकस करता है गुड्स पे और परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर पे, ठीक है। रेफरेंस ईयर ऑफ कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन कौन से ईयर तक होता है? तो फाइनेंशियल ईयर एज अ रेफरेंस लिया जाता है, जबकि CPI में कैलेंडर ईयर को रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि कैलेंडर ईयर कैसे यूज होता है? जनवरी टू दिसंबर, और ये फाइनेंशियल ईयर मार्च टू मार्च, क्लियर है? अप्रैल टू मार्च, सॉरी। अब नेक्स्ट है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत आप लोग को पता ही होगा, जॉब की कमी है ना। जो भी पर्सन है वो जॉब ढूंढ रहा हो तो और उसके पास स्टेबल जॉब नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, इस तरीके से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जनरली एम्प्लॉयड तो है पर उन लोग को वो नीड नहीं मिल पा रही है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ऐसे सब में, तो फिर ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जो कि जैसे कि किसी एम्प्लॉय का स्किल और एबिलिटी कुछ और है लेकिन वो जॉब कुछ और कर रहा है, ठीक है, अपने स्किल और एबिलिटी के हिसाब से वो अपना जॉब नहीं कर पा रहा है, और या फिर पुअर एजुकेशन लेवल है,
तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि कुछ समय के लिए, अवधि के लिए आपको जॉब मिला, फिर कुछ समय के लिए आपको जॉब नहीं मिला, जैसे लेबर वर्क हो गया। फिर वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट में पीपल आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड अंडर दिस एम्प्लॉयमेंट। जो भी डीम्ड अनएम्प्लॉयड है वो इस एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। जैसे कि पीपल आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली, जैसे कि इनफॉर्मल वे में एम्प्लॉयड है, मतलब उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है जॉब करने का, बस वो काम कर रहे हैं, ऐसा। फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से लोगों को वो चीज जॉब नहीं मिल पाती है जो टेक्नोलॉजी ओवर ड्यू कर चुका होता है, ठीक है। जैसे कि 2016 में वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया था कि जॉब थ्रेटन्ड आ रही है 69% ईयर ऑन ईयर, मतलब 69% जॉब क्या हो जा रहा है, हर साल खत्म हो जा रही है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू बिजनेस साइकिल। देखो क्या होता है, बिजनेस हमेशा एक जैसे नहीं चलता, उसका साइकिल होता है, ठीक है, कभी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो क्या होता है कि जब बिजनेस अच्छा चलता रहता है तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलती है, जैसे ही नीचे गिरने लगता है तो वो एम्प्लॉयमेंट हटा देता है, वो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को और क्या कहते हैं, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें टाइम लैग रहता है जॉब बिटवीन द जॉब्स, जॉब के बीच में कुछ गैप आ जाती है, ठीक है, शॉर्टेज आ जाता है और वो बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर वोकेशनल स्किल नहीं होने की वजह से भी होता है, फिर लो एजुकेशन लेवल की वजह से होता है, फिर लेबर इंटेंसिव सफरिंग रहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इसके लिए अफेक्ट करते हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन लेवल कम होता है, लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज की लैकिंग होती है। फिर लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जैसे कि लो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मार्केट लिंकेजेस, ये सारे कम होने की वजह से भी होता है। फिर इनएडुकेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वर्कफोर्स अच्छा नहीं होने की वजह से, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, वहां पे स्किल्ड एजुकेशन वर्कर नहीं मिलने की वजह से। फिर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रोवाइड स्कूल कॉलेजेस करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, एजुकेशन प्रोवाइड्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस आर नॉट एज पर द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। हम लोग का रट्टा सिस्टम चलता है स्कूल में, जिसकी वजह से स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं निकल पाते हैं। फिर रिग्रेसिव सोशल नॉर्म डिटर वुमेन फ्रॉम टेकिंग कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, सोशल नॉर्म की वजह से वुमेन्स को कई बार हम लोग जॉब करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी, ठीक है, बोरोइंग बर्डन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रोडक्शन कम होगा और कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन इजिली एंटाइज्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स में उन लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे ड्रग्स लेना, माफिया, ये सब में, है ना। और डेमोक्रेटिक वैल्यू, कंट्री के डेमोक्रेटिक वैल्यू पे उनका भरोसा नहीं रहेगा। फिर इलीगल चीजें करने लगेंगे, चोरी चकारी डकैती ये सब करने लगेंगे, है ना, क्राइम बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे देश में बहुत घातक है अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, थैंक यू।